हिंद एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईए स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम अपने इंडियन पॉलिटी की जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट हैं जो कि 2024 में रिसेंटली हमें देखने को मिली हैं, आज हम वो पांचों की पांचों जजमेंट्स डिस्कस करेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ सर, जिन्होंने अपने लास्ट वर्किंग डे पे भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर यहाँ पर 1967 की रूलिंग को ओवरटर्न किया। तो आज के सेशन में हम 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाली जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर वन हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इंडस्ट्रियल अल्कोहल से रिलेटेड रिसेंट एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम आर्टिकल 39 क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिसेंटली डीपीएसपी से रिलेटेड था, प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, उसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 39 क्लॉज बी। नंबर 3 हम लेंगे रिक्रूटमेंट रूल्स। गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिक्रूटमेंट रूल से रिलेटेड लेटेस्ट अभी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो डिस्कस करेंगे। नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द मदरसास। ठीक है, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, उसको डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 5 द लास्ट वन, जो चंद्रचूड़ सर ने अपने लास्ट वर्किंग डे पर यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड जो जजमेंट दी, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये 5 जजमेंट्स जो कि पॉलिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्टेट्स पावर टू मेक लॉज ऑन द इंडस्ट्रियल अल्कोहल कैन नॉट बी टेकन अवे, सुप्रीम कोर्ट इन 8:1 रूलिंग। नाउ, इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें मिनिमम 5 जज बैठेंगे, एंड उसके बाद अगर जब उसे चैलेंज किया जाएगा तो नेक्स्ट टाइम उसमें 7 जजेस देखने को मिलेंगे आपको। उसके नेक्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे तो आपको 5, 7, 9, 11 सो ऑन। अभी तक अगर हम कहें तो KBC केस, केशवानंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973, जिसमें 13 जजेस का बेंच बैठा, 7:6 से वहां पर रूलिंग आती है। तो इस वाले अगर मैं बात कर लूं तो इसमें 9 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे बेंच था, 8:1 से रूलिंग आती है कि स्टेट से आप वो पावर नहीं छीन सकते, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल अल्कोहल। दैट मीन्स स्टेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर अब टैक्सेशन भी कर सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। सुप्रीम कोर्ट इन 8:1 मेजोरिटी, 8:1 से यहाँ पर देखो यहाँ पर मेजोरिटी आई है। एंड 1 जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो एक जज ये जस्टिस नागरंथरा मैडम यहाँ पर 2027 में जो कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी ऑलमोस्ट 36 डेज के लिए। नाउ, इसमें डिसेंटिंग जज वही थी। हेल्ड दैट द फ्रेज इंटॉक्सिकेंट लिकर्स इन द स्टेट लिस्ट, जो इंटॉक्सिकेंट लिकर वर्ड लिखा हुआ है उसके अंतर्गत ही इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी आती है। दैट मीन्स स्टेट के पास पावर है इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर टैक्सेशन करने की भी। द स्टेट्स हैव द पावर टू रेगुलेट एंड टैक्स इट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि स्टेट के पास इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर टैक्सेशन करने की, उसे रेगुलेट करने की यहाँ पर पावर है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, 3 डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशंस को यूज करता है विद रिस्पेक्ट टू द अल्कोहल। नंबर 1 करता है इंटॉक्सिकेंट लिकर, नंबर 2 कर रहा है अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, एंड नंबर 3 कर रहा है इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स। ये 3 एक्सप्रेशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करे गए हैं। द एक्सप्रेशन अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, नंबर 2 इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजम्पशन, जिसमें से 2 चीजें जो हैं, अल्कोहलिक लिकर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, और जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स हैं उसको कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। However, the provision related to the intoxicant liquor, जो intoxicant liquor word है, is not limited to its consumption only. I hope this is clear. इसी में सुप्रीम कोर्ट ने, चंद्रचूड़ साहब ने यहाँ पे डिक्लेयर किया, it stretched to the प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट लिकर एंड बियॉन्ड। एंड सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे क्या है,
द एक्सप्रेशन इंटॉक्सिकेंट इंस्टेड ऑफ एल्कोहलिक एज द एडजेक्टिव टू द लिकर द मेजोरिटी पार्टी रूल, मेजोरिटी रूलिंग सेड। ठीक है, इसको खाली एक एडजेक्टिव के तौर पे ही यूज किया गया है। तो दैट मीन्स इंडस्ट्रियल एल्कोहल के ऊपर यहां पर स्टेट के पास पावर है रेगुलेट करने की, मैन्युफैक्चर करने की एंड द टैक्सेशन। यहां पर अगर मैं बात कर लूं तो पहले मैंने आपको बताया अगर 5 बेंच जज बैठता है तो इसको चैलेंज करके 7 पे ले जाते हैं, 7 से 9, इसमें 8:1 से रूलिंग आई है। दैट मीन्स इससे पहले जो बेंच बैठा होगा वो 7 जजेस का बेंच बैठा होगा। क्लियर? तो यहां पर इससे पहले अगर मैं बात कर लूं तो 7 जजेस जजमेंट आई थी इन द सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व्हिच हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट टैक्स इंडस्ट्रियल एल्कोहल। यहां पर 7 जजेस की बेंच बैठी थी जिसने यहां पर ये डिसीजन दिया था 1990 में कि भाई स्टेट के पास पावर नहीं है इंडस्ट्रियल एल्कोहल को रेगुलेट करने की। दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एल्कोहल के ऊपर टैक्सेशन नहीं कर सकती, उसको ओवररूल कर दिया गया। दैट मींस 7 के बाद कितने जजेस बैठेंगे? 9 बैठेंगे। अब 9 को बाई चांस कि इसको चैलेंज करता है कोई तो 11 बैठेंगे, 11 को चैलेंज कर रहा है 13 बैठेंगे अगली बार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है तो। ठीक है, तो यहां पे सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द उत्तर प्रदेश had challenged this judgment. The matter was referred to the 9 judge bench in 2010. जैसे ही कोई चैलेंज करेगा उसके बाद उससे नेक्स्ट जो होगा और टर्म्स में 7 के बाद 9 उस बेंच के पास वो मैटर चला जाएगा। एंड फाइनली इस केस में 8:1 से रूलिंग आती है एंड 1990 की जजमेंट को यहां पर ओवरटर्न कर दिया जाता है और कहा जाता है कि स्टेट के पास पावर है विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एल्कोहल। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट यहां पर रेगुलेट कर सकती है। नाउ सेकेंड जजमेंट अगर हम डिस्कस करें, कैन गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट रूल्स बी चेंज मिडवे? मान लो कि सरकार ने कोई भी गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट निकाली, क्या बीच में सरकार उसको चेंज कर सकती है? नो, सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों ये केस उनके पास आया? दैट मीन्स इससे पहले कुछ ऐसा केस हुआ होगा तभी सुप्रीम कोर्ट के पास आया। लेट्स डिस्कस। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रूल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड मिडवे अनलेस एग्जिस्टिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकली अलाउ। भाई मान लो कि कोई नोटिफिकेशन निकाल दी सरकार ने किसी एग्जाम से रिलेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स, ठीक है, अगर यहां पर कोई प्रोसीजर है जो अलाउ कर रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मिडवे पे आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। द वर्डिक्ट डिलीवर्ड बाय अ 5 जज बेंच लेड बाय अ चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ सर establish clarity for the government job aspirants who often face unexpected changes in the recruitment criteria। देखते हैं कि अभी यूपीपीसीएस यहां पर उस पर भी कुछ ना कुछ सवाल चल रहे हैं। ठीक है, कोर्ट के पास गया था मैटर, तो यहां पे बीच में ये कहा कि मिडवे में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर एग्जिस्टिंग प्रोसीजर कह रहा है, अलाउ कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप बीच में उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो केस कब हुआ था ये ओरिजिनेटेड? राजस्थान का ये केस था जिसके बाद इसको चैलेंज किया गया। द केस ओरिजिनेटेड इन द राजस्थान हाई कोर्ट, 2013 में हाई कोर्ट में था। When certain rules were modified during the recruitment process for translator position, एक ट्रांसलेटर की जॉब के लिए कुछ यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली थी, उसमें राजस्थान ने यहाँ पे हाई कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे certain rules को मॉडिफाई कर दिया गया बीच में ही। The candidates who had already completed a written examination and a viva informed that the only those scoring at least 75% will qualify। भी बीच में ही कुछ चेंज कर दिया कि भाई इतने % मार्क्स जिसके होंगे वो क्वालिफाई होगा। डेट मीन्स बीच में ही यहां पर मॉडिफाई कर दिए रिक्रूटमेंट रूल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस का बेंच यहां पर बैठा, डेट मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो स्टार्ट ही हुआ है, एंड उन्होंने कहा कि मिडवे में आप उसे चेंज नहीं कर सकते अनटिल अगर एग्जिस्टिंग रूल्स अलाउ कर रहे हैं तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। नंबर 3 जजमेंट, नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर मटेरियल रिसोर्सेज। सारी यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज मटेरियल रिसोर्सेज नहीं होंगी, कुछ ही मटेरियल रिसोर्सेज में काउंट होंगी जो कि सरकार के गोल के साथ अलाइन कर रही होंगी अंडर आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे पहले अगर आपने मेरी पॉलिटी वाली क्लासेस लगाई होंगी तो हमने जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात करी थी तो हमने आर्टिकल 14 की एक एक्सेप्शन करी थी, दैट इज आर्टिकल 31 कैपिटल सी। आर्टिकल 31 कैपिटल सी क्या कहता था कि जब भी कोई लॉ बनाया जाएगा 2 डीपीएसपी को यूज करके, आर्टिकल 39 क्लॉज बी
क्लॉज सी। और अब वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट भी कर रहा है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट उसको नल और वॉइड नहीं करेगा, ये कह के कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 39B क्या कहता है कि मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो कॉमन गुड, लार्जर गुड के लिए हो। मटेरियल रिसोर्सेज क्या होता है? लैंड हो गया, वाटर हो गया, मटेरियल रिसोर्सेज। अब क्या लैंड में सारी ही जमीन सरकार खरीद सकती है, प्राइवेट जमीन, ये कह के कि हम लार्जर गुड के लिए लेके जा रहे हैं? ओके। 39 क्लॉज सी क्या कहता था कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो किसी एक पर्सन के हाथ में ना आ जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर इन दोनों को यूज करके कोई भी यहां पर लॉ बनाया जाएगा इन डीपीएसपी को यूज करके, और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहा है, तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। 9 जज बेंच यूनानिमसली, यहां पर यूनानिमसली हेल्ड दैट द आर्टिकल 31 कैपिटल सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इन फोर्स। 31C रहेगा टू द एक्सटेंट that it was upheld in the केशवानंद भारती केस 1973। 1973 में फेमस केशवानंद भारती केस आया था, जिसमें दो चीजें आई कि एक तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आया, नंबर 2 जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंतर्गत रहेंगे, नंबर 3 31C को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। 31C में क्या कहा गया कि यस, आप डीपीएसपी खाली 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी अगर आप ये यूज करके कोई भी लॉ लेकर आ रहे हो और वो आपका फंडामेंटल राइट 14, 19 वायलेट भी कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ये कह के नल और वॉइड नहीं करेगी कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। ठीक है, ऑल दो उसके बाद हमने पढ़ा भी था पॉलिटी में कि 76 में इंदिरा गांधी मैम ने और भी डीपीएसपी को इसके अंदर लाने की कोशिश करी, बट यही खाली एक्सेप्शन था, आर्टिकल 31 कैपिटल सी। तो बात यहां पर ये आई कि क्या सारी जो मटेरियल रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स में लैंड आया, कि क्या सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार ले सकती है कॉमन गुड के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी में सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को मटेरियल रिसोर्स नहीं माना जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द मेजॉरिटी व्यू हेल्ड दैट द व्यू expressed by Justice Krishna Iyer in the state of Karnataka case 1977। मटेरियल रिसोर्सेज क्या होता है? मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी कवर्ड ऑल द रिसोर्सेज। नंबर 1, ऑल द रिसोर्सेज वो नेचुरल हो या फिर वो मैन मेड हो, पब्लिकली या प्राइवेट ओन्ड हो, एंड रिलाइड ऑन, पब्लिकली एंड प्राइवेटली ओन्ड एंड रिलाइड ऑन बाय द जस्टिस सी रेड्डी इन द संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस भारत कुकिंग को लिमिटेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। भाई यहां पर सारी की सारी चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज अ मटेरियल रिसोर्स। तो यहां पर मेजॉरिटी पार्टी ने कहा जो ये व्यू था उसको हम पूरे के पूरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आप मटेरियल रिसोर्स के अंतर्गत नहीं लेकर आ सकते। बट साथ साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया कि कुछ हाउएवर सम प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द मटेरियल रिसोर्स। द बेंच हेडेड बाय Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, states can stake claim over private property in certain cases। कुछ केसेस में आप वहां को कर सकते हैं जो आपके गोल के साथ अलाइन कर रहा होगा, बट सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आप मटेरियल रिसोर्स नहीं मान सकते। It overturned the several verdicts that had adopted the socialist theme and ruled that state could take over all the private properties for the common good। इससे पहले जितनी भी वर्डिक्ट्स आई थी सारी वर्डिक्ट्स को ओवरटर्न कर दिया है यहां पर इस बेंच ने, और ये कहा कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्स के अंतर्गत आप नहीं मान सकते। दैट मीन्स आप ये कह के कि वो कॉमन गुड के लिए है यहां पर नहीं ले सकते। बट यहां पे साथ साथ ये भी कह दिया स्टेट कैन स्टेक क्लेम ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जहां पर उनके गोल के साथ ये अलाइन कर रहा है वहां पर आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट जजमेंट जो उन्होंने अपनी लास्ट वर्किंग डे के दिन दी, दैट इज कॉल्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस। इससे पहले अगर कहें तो फंडामेंटल राइट में हमने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज दो तरह की इंडिया में होती हैं, लैंग्वेज के बेस पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, नंबर 2 रिलीजन के बेस पे रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो दो आर्टिकल्स हैं जो उनके राइट्स को यहां पर प्रिजर्व कर रहा है।
तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर मैं कहानी स्टार्ट करूं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहां पर 1920 में उसको माइनॉरिटी, यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था। अब ये कहा गया कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको इस्टेब्लिश नहीं किया है, इसलिए उसको यहां पर माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1967 में एक जजमेंट आती है जिसमें कहा गया कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट मीन्स इसको आप यहां पर माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दे सकते। सर माइनॉरिटी का स्टेटस देके क्या फायदा होगा, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्या लीगल फ्रेमवर्क्स हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1967 की जजमेंट थी, इस लास्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न करी, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया उसको। नाउ 67 में कहा गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट मीन्स इसको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जाता। बट लास्ट वर्किंग डे पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने यह कहा कि अगर किसी को स्टैट्यूट के थ्रू क्रिएट किया है, स्टैट्यूट मीन्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज की थी, किया है, तो ये खाली इनफ नहीं होगा ये कहना कि इसके बाद इसको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। डन। तो अब यहां पर एक और बेंच बनाया गया है, एक रेगुलर बेंच बनाया गया है 3 जजेस का, और एक लीगल टेस्ट को ऐड किया गया है कि उस लीगल टेस्ट के बेस पर माइनॉरिटी स्टेटस फर्दर चेक होगा। ठीक है, अभी बेंच बैठेगा एक रेगुलर बेंच, वो फर्दर डिसाइड करेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। बट 1967 की जो रूलिंग थी कि ये इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता, उसको ओवरटर्न किया उन्होंने, एंड ये कहा कि जरूरी नहीं है कि खाली स्टैट्यूट के थ्रू ये क्रिएट की गई है तो इसको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलेगा। Let's discuss one by one. November 7, the Supreme Court in pivotal 4-3 majority, 7 जजेस का बेंच था, overturned 1967 रूलिंग, 1967 की रूलिंग को ओवरटर्न कहा, जिसमें ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, और ये कहा गया था कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट मीन्स इसी कारण इसको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। प्लस ये एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के थ्रू नहीं बनी हुई है, इसलिए माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। Now, let's discuss one by one the other points. However, while the court dismantled the precedent, it left final decision on minority status to a separate 3-judge bench. मैंने आपको बताया एक रेगुलर बेंच बैठेगा जिसमें 3 जज अब बैठेंगे, वो एक लीगल टेस्ट है, क्या टेस्ट है डिस्कस करते हैं, उसके बेस पे बताएगा कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। The majority opinion authored by the Chief Justice and supported by the other judges reject a rigid interpretation of the word established। जो आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है वर्ड established, यहां पर जो इसकी रिजिड इंटरप्रिटेशन हम ले रहे हैं कि भाई एक ये स्टैट्यूट एक्ट के थ्रू क्रिएट करी गई है, उसको यहां पे रिजेक्ट कर दिया था बेंच ने आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में। 67 की जो रूलिंग थी उसने नैरोली इंटरप्रेट किया एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर वर्ड को टू मीन दैट एन इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड अंडर द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी could claim to be established by a minority, could not claim to be established by a minority group। भाई अगर कोई लेजिस्लेटिव स्टैट्यूट के थ्रू बॉडी बनी है, वो माइनॉरिटी ग्रुप के अंतर्गत फॉल नहीं करेगा। तो यहां पर बेंच ने जो उसकी रिजिड इंटरप्रिटेशन हो रही थी, सबसे पहले तो उसको यहां पे रिजेक्ट करा है और ये कहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्टैट्यूट के थ्रू है तो वो माइनॉरिटी स्टेटस के अंतर्गत नहीं आ सकता। एंड उसके बाद 3 जजेस का एक बेंच बैठेगा, रेगुलर बेंच, वो डिसाइड करेगा एक लीगल टेस्ट के बेस पर। द करंट मेजोरिटी जजमेंट डिस्प्यूट्स दिस रिस्ट्रिक्टिव व्यू, emphasizing that the incorporation through legislation does not automatically negate the minority status। भाई अगर किसी को आपने एक्ट के थ्रू क्रिएट किया है, वो कह रहे हैं कि 1920 के यहाँ पे ब्रिटिश के एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग मिला, तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। डन। फाउंडिंग विजन्स। नाउ the court must consider who initiated the institution, who provided the funds, whether the founders were member of the minority communities। For instance, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री पढ़ लें तो 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय सर सैयद अहमद खान, एम टू अपलिफ्ट द मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशनली एंड सोशली। एंड 1875 के बाद 1920 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको टैग मिलता है। नाउ नंबर 1 है कि फाउंडिंग विजन, यहां पे कि क्या वर्डिक्ट ने हाईलाइट्स किया कि इसका फाउंडिंग विजन क्या है, फाउंडिंग विजन कौन थे, इसके मेंबर्स कौन थे, ठीक है ये। नंबर 2 इंटेंट क्या था, भाई इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने का इंटेंट क्या था।
इट इज नॉट एसेंशियल दैट द इंस्टीट्यूशन सोल पर्पज वाज टू बेनिफिट ओनली अ माइनॉरिटी ग्रुप। ये जरूरी नहीं है कि खाली माइनॉरिटी ग्रुप को यहां पर बेनिफिट करना ही इसका पर्पस है। एन इंस्टीट्यूशन कैन बी क्रिएटेड प्राइमरली फॉर द माइनॉरिटी बेनिफिट विदाउट बीइंग एक्सक्लूसिव फॉर देम। ऐसा हो सकता है कि इनिशियली उसको बनाया हो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, बट जरूरी नहीं है कि एक्सक्लूसिवली वो खाली यहां पर मुस्लिम्स के लिए ही होगी। ये सेकंड चीज यहां पर जजमेंट के अंदर आई। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट ऑल्टर माइनॉरिटी स्टेटस। ये क्या है? लेट्स डिस्कस। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और कंट्रोल बाय द नॉन माइनॉरिटी। भाई एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, उसको उसकी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन संभाल रहा है? नॉन माइनॉरिटी संभाल रहा है। डू नॉट अंडरमाइन द माइनॉरिटी स्टेटस। भाई अगर मान लेते हैं मुस्लिम्स का, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर इसको नॉन मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी स्टेटस उसका अंडरमाइन हो जाएगा। इफ द इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अ माइनॉरिटी। चीफ जस्टिस रीजन दैट द इंस्टीट्यूशन एम्फसाइज ऑन सेक्युलर एजुकेशन might involve non-minority administration but this does not means distract from their minority character। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका minority character को आप undermine कर दोगे। I hope this is clear। ये तीन चीजें इसमें verdict में आई। Thus even if the AMU administration includes non-Muslim, भाई जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, बेशक उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, इट माइनॉरिटी स्टेटस रिमेन इंटैक्ट इफ इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर देयर बेनिफिट्स। भाई अगर मुस्लिम कम्युनिटीज के मेंबर्स ने उसको यहां पर बनाया है, एस्टैब्लिश किया है, और अभी जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉन मुस्लिम संभाल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे उसका माइनॉरिटी स्टेटस यहां पे चेंज कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ rejection of a legislative overreach according to the majority decision strictly to the legislative language would subjugate fundamental right article 31 to a statutory provision, a position that court deemed unacceptable। for example, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में मैंने आपको बताया इनकॉर्पोरेट करी गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, but did not diminish the roots in the Muslim community। Muslim community educational vision, the court argued that an institution does not lose its minority character merely due to the formal incorporation by the government। सेम चीज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो मैंने आपको बताया कि अगर भाई लेजिस्लेशन के थ्रू क्रिएट करी गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उसका उससे लेना देना नहीं है, जो कि 1967 की जजमेंट में बोला गया था। नाउ अब कौन से लीगल टेस्ट होंगे? ये लीगल टेस्ट बताए गए हैं जिससे माइनॉरिटी स्टेटस चेक किया जाएगा। नंबर 1, एविडेंस ऑफ माइनॉरिटी इन्वॉल्वमेंट। भाई सबसे पहले जो रेगुलर बेंच होगा वो ये चेक करेगा कि माइनॉरिटी का यहां पर कितना इन्वॉल्वमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन सच एज कॉरेस्पॉन्डेंट स्पीचेस फाउंड दिस फंडिंग सोर्सेज शुड सपोर्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी रोल इन द फाउंडिंग द इंस्टीट्यूशन। सारे डॉक्यूमेंट निकाले जाएंगे, इसकी फंडिंग कहां से और वो सब कुछ देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि कम्युनिटी का कितना रोल है माइनॉरिटी का। नंबर 2, इंटेंट और पर्पस। भाई इसका इंस्टीट्यूशन का अगर मैं बात करूं, द इंस्टीट्यूशन पर्पस एज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शुड इंडिकेट इट्स रोल इन सर्विंग द प्रिजर्विंग द कम्युनिटी। भाई रोल देखा जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे प्रिजर्व, उनके कल्चर फैब्रिक को प्रिजर्व करने के लिए क्या इसकी इंटेंट थी और पर्पस था। नंबर 3, कॉन्टिन्यूड माइनॉरिटी कैरेक्टर। The institution administrative structure and operational ethos should reflect its original minority character। जो भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है और ऑपरेशनल ईथोस है, एथिक्स चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ओरिजिनल माइनॉरिटी कैरेक्टर को दिखाने चाहिए। ठीक है, ये 3 लीगल टेस्ट होंगे। उसके बाद रेगुलर बेंच डिसाइड करेगा कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बनता है कि नहीं बनता है। नाउ अगर मान लेते हैं बन जाता है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी? मान लेते हैं कि कई बच्चे में से क्लास में पूछ रहे थे कि सर अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का टैग मिल जाता है तो क्या होगा? नंबर 1, ऑटोनॉमी इन एडमिशन एंड हायरिंग। जो भी इन इंस्टीट्यूशन में अब एडमिशन होगा तो 50% अब सीट मुस्लिम्स के लिए यहां पर रख दी जाएंगी। एंड ग्रेटर रोल ओवर द हायरिंग। जो भी अंदर हायरिंग पॉलिसीज हैं, टीचर्स हो गए या कुछ और, उन पे उनका रोल बढ़ जाएगा। बिकॉज अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी तो उनको SC, ST, OBC ये रिजर्वेशन देना पड़ेगा। बट अब अगर ये यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी हो जाती है तो यहां पर SC, ST, OBC कैटेगरी को एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम रिजर्वेशन, यहां पर आप रिजर्वेशन पॉलिसीज नहीं ला सकते। नंबर 3, क्वाइट ऑब्वियस है इस जजमेंट का बाकी इंस्टीट्यूशन पे भी यहां पे फर्क पड़ेगा जो कि माइनॉरिटी स्टेटस को सीक कर रहे हैं।
तो ये 3 मेजर इंपैक्ट होंगे इस वर्डिक्ट के। अब बात ये आती है कि आर्टिकल 30 में लीगल फ्रेमवर्क और क्राइटेरिया है क्या। आर्टिकल 30 की आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, हमने फंडामेंटल राइट्स में भी किया था कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, एक लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटीज हैं, एक हमारे पास रिलीजन के बेस पे हैं, आर ग्रांटेड द फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो उनका माइनॉरिटी का एक ओरिजिन होना चाहिए। नंबर 2, लेजिस्लेटिव कंप्लायंस होना चाहिए। While the minority institutions enjoy certain exemptions, they must still adhere to the general laws governing the educational standards. जो भी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उससे उनको adhere करना पड़ेगा। Now, criteria for administration. Although minority administration is not strictly necessary, there should be a governance structure that reflects the institution's minority character. भाई जरूरी नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल माइनॉरिटी का रखो, बट यहां पर माइनॉरिटी कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं यहां पे जो क्राइटेरिया आपके पास आती हैं। नाउ लास्ट जजमेंट हमारे पास बची है, दैट इज कॉल्ड मद्रासास जजमेंट। नाउ इससे पहले अगर मैं बात करूं, मद्रासा वर्ड यहां पे होता क्या है, एक वो जगह, अ प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर अ प्लेस ऑफ स्टडी, जहां पे पढ़ाई करवाई जाती है, अ प्लेस ऑफ वर्शिप, दैट्स कॉल्ड अ मद्रासास। नाउ यहां पर उत्तर प्रदेश का मद्रासा एजुकेशन एक्ट था 2004 का, जो रेगुलेट कर रहा था मद्रासा की एजुकेशन को। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर उनको स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कह के कि वो सेक्युलरिज्म, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, सेक्स, रिलीजन, आर्टिकल 21 कैपिटल ए और सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जा रहा है। सेक्युलरिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, नाउ अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न करा एंड यहां पर एक डॉक्ट्रिन को यूज करा, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसको सेपरेट भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। भाई मान लेते हैं ये पूरा हाथ है, इस उंगली में थोड़ा सा मेरे को इश्यू हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा हाथ ही काट दो। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा एक्ट है, अगर इस चीज में कुछ इश्यू है तो आप इस उंगली का थोड़ा सा इलाज कीजिए, इस वाले पार्ट को काट दीजिए। अगर ये यहां पर, बट अब इसे कह के पूरे हाथ को नहीं काट सकते। सेवरेबिलिटी का यही मतलब है कि सेवियर कर देना, जो पार्ट यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है उसको आप स्ट्रक डाउन कर दीजिए, अलग कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मदरसास हैं वो हायर डिग्री जो है वो नहीं दे सकते, जैसे फाजिल और कामिल, जो यूजीसी के सेक्शन 22 को वायलेट कर रही है, बिकॉज वो यहां पर उनके पास पावर नहीं है, स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो हायर डिग्रीज यहां पे देंगी। बट जो बाकी कॉन्सेप्ट्स उठे यहां पर कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 कैपिटल ए राइट टू एजुकेशन, भाई 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को यहां पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने कहा कि यहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं तो आर्टिकल 21 ए का वायलेशन हो रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा कि आर्टिकल 21 ए के कुछ प्रोविजंस हैं जो मदरसास के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। नंबर 2, जो एक स्टैट्यूट है आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन के बेस पर आप स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है दैट कैन बी चैलेंज ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। प्लस जो ये सेक्युलरिज्म वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप में ही डिफाइन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इसके ट्रेसेस बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आ रहे हैं। ये था केस, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2004 में उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट था। बैकग्राउंड क्या है? उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट जो कि लीगल फ्रेमवर्क दे रहा है, मदरसा एजुकेशन जो एनसीईआरटी कुरिकुलम के अकॉर्डिंग भी दे रहा है और रिलीजियस स्टडीज भी यहां पर दे रहा है। ये दोनों चीजें वो यहां पर पढ़ा रहा है। मदरसा बोर्ड उन्होंने स्टैब्लिश किया, मुस्लिम कम्युनिटी का मदरसा एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज किया। इसका रोल क्या था? अंडर सेक्शन 9 द बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स डिजाइनिंग कोर्स मटेरियल, कंडक्टिंग एग्जाम्स, स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन, ये सब देनी है। ठीक है। उसके बाद अगर मौलवी 10वीं के बराबर है एंड फाजिल जो कि मास्टर डिग्री के बराबर है। अब कोर्ट ने कहा कि जो ये फाजिल की डिग्री है ये यूजीसी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए आप ये नहीं दे सकते। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया सेपरेट, इसलिए ये पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाहर कर दिया जाए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, a lawyer filed a petition against the Madrasa Act that it violated several constitution provisions. कौन कौन से? नंबर 1
दैट इज कॉल्ड अ सेक्युलरिज्म, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि यहां पर सेक्युलरिज्म वर्ड के जो ट्रेसेस हैं या तो आप हमें वो बताइए, आप एक स्टैट्यूट, यहां पे स्टैट्यूट को या तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा हो, नंबर 2, या वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अगेंस्ट जा रहा हो कि भाई स्टेट के पास तो पावर ही नहीं है मदरसा से रिलेटेड लॉ बनाने की, या तो हो, या पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट या अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन 3 चीजों पे आप एक स्टैट्यूट को स्ट्रक डाउन कर सकते हो, बट आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मे बी स्ट्रक डाउन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट स्टैट्यूट को आप इसके बेस पे करेंगे। एंड नेक्स्ट उन्होंने ये बोला जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म वो खुद डिफाइन नहीं है, या आप हमें इसके ट्रेसेस लाके दीजिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 15, 14, 21A एंड 21A पे यहां पर कह ही दिया उन्होंने कि जो 21A है वो मदरसा के ऊपर लगता ही नहीं है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि हाई कोर्ट से यहां पर गलती हुई है। आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, रिलीजियस एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, 2 चीजें होती हैं। एक वर्ड है रिलीजियस एजुकेशन, जिसमें आप अपने धर्म के बारे में बताएंगे, रिलीजन के बारे में। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जहां पर कंपल्सरी पार्टिसिपेशन इन द वर्शिप होगा, उसको कहते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और एजुकेशन क्या है, जहां पे आप धर्म के बारे में बता रहे हैं बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। नाउ रेफरिंग टू द अर्ना रॉय केस, द कोर्ट हाईलाइटेड while the religious instruction is restricted in the state recognized institution under article 28, religious education aimed at promoting communal harmony is permissible। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। Validity, the court questioned whether the high court was justified in validating the entire act rather than targeting the specific provision। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को ये पूरा का पूरा हाथ काटने की जरूरत नहीं थी, छोटी सी प्रॉब्लम जहां पे थी, स्पेसिफिक प्रोविजन जैसे फाजिल और कामिल की डिग्री नहीं दे सकती मदरसा, उसको स्ट्रक डाउन कर देता। दैट्स कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसको सेपरेट भी कहते हैं। सीजीआई नोटेड दैट डिस्कार्डिंग द एंटायर एक्ट वुड बी एक्सट्रीम, भाई पूरे के पूरे एक्ट को, हाथ को ही काट दो, ये ठीक नहीं होगा। सजेस्टिंग स्टेट कुड इन्फोर्स रूल्स अंडर एक्ट टू प्रमोट अ मोर सेक्युलर करिकुलम। ओके, नाउ कंसिडरिंग वेदर द बेसिक डॉक्ट्रिन कैन बी अप्लाइड टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, जो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन तो था नहीं, संविधान में तो कोई अमेंडमेंट था नहीं, तो क्या एक आम जो लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ, उसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर वाला फंडा लग पाएगा? द कोर्ट सेड द स्टैट्यूट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर ऑन 2 ग्राउंड्स ओनली, खाली 2 ही ग्राउंड्स पे स्टैट्यूट को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर 1, बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, भाई यूपी स्टेट के पास पावर ही नहीं थी मदरसा से रिलेटेड लॉ बनाने की, तो आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। नंबर 2, अगर ये पार्ट 3 या फिर किसी और प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, तो इन 2 चीजों पे ही एक स्टैट्यूट को, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को स्ट्रक डाउन कर सकते हो आप। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे आप स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर की बात जब आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आएगी। Relying on the several precedents on the issue, the court explained the constitutional validity cannot be challenged on the basic structure। क्यों? डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत डिफाइन ही नहीं करे गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर पे तो आप इसे चैलेंज ही नहीं कर सकते। अब बात आई कि क्या वो रेगुलेट कर सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स टू राइट टू मैनेज द अफेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द आइडियाज ऑफ द कम्युनिटी इन जनरल। ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। हाउएवर इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं होगा। स्टेट को जहां पे लगता है कि रेगुलेट करना है वहां पर कर सकता है, बट उनके पास राइट है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेज द अफेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग विद द आइडियाज ऑफ द कम्युनिटी इन जनरल एंड इंस्टीट्यूशन इन पर्टिकुलर। कोर्ट ने फर्दर कहा कि स्टेट यहां पे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लगा सकती है एज अ कंडीशन 3 टेस्ट पे। इट मस्ट बी रीजनेबल एंड रैशनल, रीजनेबल हो, रैशनल हो। इट मस्ट बी कंड्यूसिव टू मेकिंग इंस्टीट्यूशन इफेक्टिव व्हीकल ऑफ एजुकेशन फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी और अदर पर्सन। बाय माइनॉरिटी के अलावा जो बाकी सारे पर्सन हैं जो रिजॉर्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये इफेक्टिव व्हीकल बने एजुकेशन का। तो स्टेट यहां पर कुछ ना कुछ रेगुलेशन ला सकती है। थर्ड,
It is directed towards the excellence of education of administration to prevent it from falling standards. एक्सीलेंस इन एजुकेशन की तरफ ये जा रहा हो, स्टेट ये 3 चीजें यहां पे टेस्ट लगा सकता है. नाउ कमिंग टू द मदरसा एक्ट, द कोर्ट पॉइंटेड आउट द लेजिस्लेटिव स्कीम ऑफ द मदरसा एक्ट दैट इट वाज इनेक्टेड टू रेगुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड. भाई मदरसा एक्ट के अंतर्गत यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था. The Madrasa Act grants recognition to the madrasas to enable students to sit for an examination and obtain a degree, diploma and certificate. भाई उस बोर्ड के थ्रू डिप्लोमा ले रहे हैं बच्चे, डिग्री ले रहे हैं, इन सब के लिए लाया गया था. बात 21A की आई तो उन्होंने कहा कि RTE 2000 यहाँ पे जो 86th अमेंडमेंट 2002 से लाया गया था फंडामेंटल राइट में, उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं. तो हाई कोर्ट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हुई है. द राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश मदरसा इम्पार्ट बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर. भाई दोनों तरह की यहाँ पे चीजें जा रही हैं, एक रिलीजियस और एक सेकुलर, दोनों चीजों की यहाँ पे टीचिंग्स जा रही हैं. The board and the state government have sufficient regulatory power to regulate the standard of education. बोर्ड के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पर पावर है उसको रेगुलेट करने की. Now, the court explained that the question of repugnancy does not rise in the instant case as there is no central law which purports to regulate the functioning of madrasa. The RTE, which is the legislation formed by the Parliament to the NT25 specifically state that it is not applicable on the madrasas. मदरसास के ऊपर यहाँ पर excuse me, मदरसास के ऊपर ये लॉ नहीं लगेगा. दैट इज RTE एक्ट 2009 जो एक्ट आया था 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की फ्री एजुकेशन, आर्टिकल 21 कैपिटल A. यहाँ पर कोई भी यहाँ पे इशू ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. तो इस पूरी जजमेंट के यहाँ पे कहा गया कि जो हायर डिग्रीज है फाजिल और कामिल, उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारा लॉ ठीक है, बट फाजिल और कामिल यूजीसी की नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं, इसलिए आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दीजिए. पूरे हाथ को, पूरे लॉ को आप नहीं काटिए. दैट्स कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. तो ये थी हमारी कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि अभी एट प्रेजेंट चल रही थी. ठीक है, ये तो लेटेस्ट फ्राइडे को ही हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जब लास्ट वर्किंग डे था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब तो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं DY चंद्रचूड़ सर. और आज से ऑलमोस्ट आज से कहूँ मैं तो अभी फ्रॉम द 12th और 11th ऑफ नवंबर नेक्स्ट चीफ जस्टिस आ चुके हैं, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी. ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन. जय हिंद टू ऑल, टेक केयर.